माझी तेरी कश्ती के तलबदार बहुत हैं, इस पार कुछ लेकिन उस पार बहुत हैं। जिस शहर में खोली है तूने शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत हैं। नमस्कार साथियों, मैं संजय कुमार आप सभी का प्रतियोगी शिक्षा यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, मैंने आपको पूर्व वीडियो लेक्चर के माध्यम से अवगत कराया था कि इस यूट्यूब चैनल प्रतियोगी शिक्षा में तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम हेतु या प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु गुणवत्ता युक्त विषयवार क्लासेस प्रारंभ की जाएंगी। इसी कार्य क्षेत्र में आज से भूगोल विषय की कक्षाएं प्रारंभ की जा रही हैं। साथियों, भूगोल विषय प्रारंभ करने के पीछे 3 कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, इन सभी एग्जाम्स में पूछे जाने वाले प्रश्नों में से भूगोल विषय से पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। और दूसरा कारण यह है कि जब मैंने भूगोल विषय से संबंधित तमाम लेक्चरों को यूट्यूब पर सर्च किया तो मुझे कंप्लीट वीडियो लेक्चर प्राप्त नहीं हुए। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण भूगोल विषय को प्रारंभ करने का मेरा है, जब हम भूगोल विषय को एक बार समग्रता से अध्ययन कर लेंगे, यहाँ की नदियाँ, पवन, जलवायु या फिर पूरी खनिज संपदा को हम जब जान लेंगे तो हमें इतिहास पढ़ने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि कहीं भी किसी भी देश का, किसी भी क्षेत्र विशेष का भूगोल ही उसके इतिहास को निर्धारित करता है। इसी प्रकार से हमें राजनीति पढ़ने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी और हमें जब हम अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे या आर्थिकी पढ़ेंगे तो उसे पढ़ने में भी हमें सुगमता होगी। आशा है साथियों कि आप इन तीनों कारणों को समझ पाए होंगे। और साथियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आगे जानेंगे कि भूगोल शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, भूगोल का विषय बनने का विकास क्रम क्या रहा, इसकी विकास यात्रा क्या रही, भूगोल के पिता कौन है, मानव भूगोल के पिता कौन है, जिस भूगोल को हम जानेंगे उसको ग्लोब का आविष्कार किसने किया है, भूगोल को कितनी शाखाओं में विभाजित किया गया है, भूगोल को अध्ययन की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है। इन तमाम प्रश्नों को हम इससे बनने वाले जो छोटे छोटे प्रश्न हैं उन्हें भी हम सम्मिलित करेंगे। साथियों, वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, इसलिए आप लोग पूरा धैर्य बनाकर देखिएगा और यकीन मानिएगा, एक बार यदि आप इन वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो इस टॉपिक से बनने वाले प्रश्नों को आप सहजता से ही हल कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। साथियों, यूरोप महाद्वीप में भूमध्य सागर के समीप एक देश है यूनान, जिसका वर्तमान नाम है ग्रीस। यहाँ पर एक भाषा बोली जाती है ग्रीक भाषा। इसी ग्रीक भाषा के दो शब्दों देखिएगा, जियो और ग्राफी। जियो और ग्राफी से मिलकर के जियोग्राफी शब्द बना है। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन, अर्थात पृथ्वी का वर्णन करना ही जियोग्राफी है। पृथ्वी का वर्णन करना ही जियोग्राफी है। हमने जाना कि ग्रीक जियोग्राफी शब्द 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर के बना है। पहला है जियो और दूसरा है ग्राफी। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन, अर्थात पृथ्वी का वर्णन करना ही जियोग्राफी है। साथियों, आप हेडिंग डालिएगा कि एक विषय के रूप में जियोग्राफी का उदय कैसे हुआ, इसकी विकास यात्रा क्या थी। तो एक विषय के रूप में जियोग्राफी की विकास यात्रा कैसे हुई, तो विकास यात्रा इसका क्या क्रम रहा, इसे हम जानेंगे। तो साथियों, सबसे पहले जियोग्राफी या कोई भी विषय जिसे हम आज विषय के रूप में पढ़ते हैं, ये पहले विषय नहीं हुआ करता था। सबसे पहले कोई भी सब्जेक्ट दर्शन हुआ करता था। कोई एक वैज्ञानिक आए, एक भूगोलवेत्ता आए, एक दार्शनिक आए और उन्होंने एक दर्शन दिए। जब उस दर्शन को प्रामाणिकता प्रदान कर दी गई, धीरे धीरे उसका विकास होते गया और वह विषय का रूप ले लिया। और उसी विषय को बनाने में या उसी विषय की विकास यात्रा में जिन जिन वैज्ञानिकों ने, भूगोलवेत्ताओं ने अहम योगदान दिया, उनका हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। यूनान में एक बड़े ही महान भूगोलवेत्ता हुए हिकेटियस महोदय। हिकेटियस महोदय ने एक किताब लिखे, 10 पीरियड्स। इस 10 पीरियड्स किताब में इन्होंने सर्वप्रथम 10 पीरियड्स किताब में हिकेटियस महोदय ने
सर्वप्रथम भूगोल से संबंधित बातों की चर्चा की, भूगोल से संबंधित बातों का वर्णन किया। तो लोगों ने जब पहली बार लोगों को भूगोल से संबंधित बातों को जानने को मिला, समझने को मिला, तो लोगों ने या अन्य भूगोलवेत्ताओं ने जो इस भूगोल से संबंधित बातों का अध्ययन कर रहे थे, तो उन्होंने हिकेटियस महोदय को क्या कह दिया कि ये तो भूगोल के पिता हैं या यह तो भूगोल के जनक हैं। तो हिकेटियस महोदय क्या हैं? भूगोल के पिता। इसी प्रकार से एक और वैज्ञानिक हुए इरेटास्थेनीज। इन्होंने भूगोल से संबंधित बातों को, इरेटास्थेनीज महोदय ने भूगोल से संबंधित बातों को व्यवस्थित करके, अरेंज करके एक नाम दिया उसे जियोग्राफी का। इन्होंने जियोग्राफी का नाम दे करके उन बातों को, भूगोल से संबंधित जो भी बातें थी उन्हें व्यवस्थित करके लिख दिया। तो लोगों ने इन्हें क्या कहा? ये तो व्यवस्थित भूगोल के पिता हैं, यह तो अरेंज भूगोल के फादर हैं। तो इरेटास्थेनीज क्या हुए? व्यवस्थित भूगोल के पिता। व्यवस्थित भूगोल के पिता हुए। इसी प्रकार से जर्मनी में एक वैज्ञानिक हुए, एक भूगोलवेत्ता हुए, एक दार्शनिक हुए, एक गणितज्ञ हुए, इसलिए उनके नाम के आगे हम जर्मन लगाते हैं। तीसरे नंबर पर जर्मन अलेक्जेंडर वाम हमबोल्ट। जर्मन अलेक्जेंडर वाम हमबोल्ट। इन्होंने एक किताब लिखी कॉस्मॉस। इन्होंने एक किताब लिखी कॉस्मॉस। कॉस्मॉस का अर्थ होता है ब्रह्मांड। जब इन्होंने आधुनिक ब्रह्मांड के बारे में बताया, आधुनिक कॉस्मॉस के बारे में बताया, तो लोगों ने या अन्य भूगोलवेत्ताओं ने इन्हें अर्थात अलेक्जेंडर वाम हमबोल्ट को क्या कहा? आधुनिक भूगोल का पिता। आधुनिक भूगोल का पिता कहा। आधुनिक भूगोल का पिता इन्हें कहा गया। हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि यूरोप महाद्वीप में या यूनान में एक महान भूगोलवेत्ता हुए हिकेटियस, जिन्होंने किताब लिखी 10 पीरियड्स। इस किताब को पढ़ने के बाद लोगों ने इन्हें भूगोल के पिता के नाम से संबोधित किया। इसी प्रकार से एक अन्य वैज्ञानिक हुए इरेटास्थेनीज। इन्होंने जियोग्राफी का शब्द दे करके जियोग्राफी से संबंधित या भूगोल से संबंधित बातों को अरेंज करके या व्यवस्थित करके लिख दिया। तो लोगों ने इन्हें क्या कहा? व्यवस्थित भूगोल के पिता के नाम से इन्हें संबोधित किया। और एक बात, हमेशा मैंने जो बात थंबनेल में भी मैंने इस बात का वर्णन किया था कि भूगोल के पिता हिकेटियस हैं या इरेटास्थेनीज हैं। तो एक किताब में, कुछ किताबों में भूगोल के पिता को हिकेटियस को मान लिया है, कुछ किताबों में भूगोल के पिता इरेटास्थेनीज को मान लिया है। परंतु जो सर्वाधिक मान्य मत है या कुछ एथेंटिक बुक्स हैं, उन बुक्सों में हिकेटियस महोदय को भूगोल का पिता माना है, जबकि इरेटास्थेनीज महोदय को व्यवस्थित भूगोल का पिता माना है। इसलिए जब भी यदि इससे संबंधित, भूगोल के पिता से संबंधित प्रश्न बनता है या कभी भी कोई भी इससे संबंधित बातें या चर्चा हमसे कोई भी व्यक्ति करता है, तो हम क्या बताएंगे उन्हें कि हिकेटियस भूगोल के पिता हैं, जबकि इरेटास्थेनीज महोदय ने जियोग्राफी का शब्द दिया और इन्होंने व्यवस्थित भूगोल के पिता के नाम से हम इन्हें जानते हैं। इसी प्रकार से जर्मन अलेक्जेंडर वाम हमबोल्ट ने की किताब का नाम है कॉस्मॉस, और इन्होंने आधुनिक ब्रह्मांड के बारे में बताया, आधुनिक भूगोल के बारे में बताया, इसलिए हम इन्हें आधुनिक भूगोल के पिता के नाम से जानते हैं। साथियों, आशा है आप लोगों को यह समझ आया होगा। अगला टॉपिक आप लोग डालिएगा या अगला हेडिंग बनाकर लिखिएगा कि जिस भूगोल के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिस विषय को हम पढ़ रहे हैं, उस विषय को सबसे अच्छे से जानने के लिए, समझने के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता होती है।
पहला है ग्लोब और दूसरा है मानचित्र। यदि आप लोगों के पास भी ग्लोब नहीं है तो काम चल जाएगा, परंतु मानचित्र या एटलस का होना या मैप का होना काफी आवश्यक है यदि भूगोल को हमें बहुत ही अच्छे से समझना है और बहुत ही सरलता से पढ़ना है। तो आप लोग एक मानचित्र अवश्य खरीद लीजिएगा, या फिर ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एक एटलस आता है, उस एटलस को अवश्य खरीद लीजिएगा। मार्केट वैल्यू अभी शायद उसकी 200 से लेकर के 230 तक है, तो इसे आप अवश्य खरीद लीजिएगा। तो हमें भूगोल को जानने में, पढ़ने में ग्लोब की आवश्यकता होती है सर्वप्रथम, और दूसरी होती है मानचित्र की आवश्यकता। तो मानचित्र, तो हम जान लेते हैं कि ग्लोब को सर्वप्रथम किसने बनाया या इसका आविष्कार किसने किया। तो ग्लोब का आविष्कार मार्टिन बेहम महोदय के द्वारा किया गया। मार्टिन बेहम महोदय के द्वारा किया गया। और मानचित्र का या मैप का जो है आविष्कार या मैप किसने बनाया, तो इसको बनाया अलेक्सी मेंडर के द्वारा बनाया गया। दूसरा प्रश्न यह बनता है कि भारत में मैप का या मानचित्र का कॉन्सेप्ट सर्वप्रथम या अवधारणा सर्वप्रथम किन के द्वारा प्रस्तुत की गई। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि भारत में सर्वप्रथम मैप की या इंडिया में सर्वप्रथम मैप की कल्पना या कॉन्सेप्ट अरबी लोगों के द्वारा प्रस्तुत किया गया। अरबी लोगों के द्वारा, ये वही अरबी लोग थे जिन्होंने एक प्रश्न अरबी लोगों से इतिहास में यदि पूछा जाता है, यही क्लियर कर देता हूँ, वो प्रश्न ये पूछा जाता है कि भारत में सर्वप्रथम किन मुस्लिम आक्रांताओं के द्वारा आक्रमण किया गया था। तो भारत में सर्वप्रथम अरबी मुस्लिम आक्रांताओं के द्वारा आक्रमण किया गया था। इसी प्रकार से ये तो हमने पढ़ लिया कि इन्होंने कॉन्सेप्ट लाया, पर वास्तविकता में या सही अर्थों में भारत का मैप सर्वप्रथम किसने बनाया। तो भारत का मैप या इंडिया का मैप सर्वप्रथम किसने बनाया था। तो एनविले महोदय के द्वारा 1752 ईस्वी में भारत का मैप बनाया गया। 1752 ईस्वी में भारत का मानचित्र एनविले महोदय ने 1752 ईस्वी में हमारे प्यारे से भारत का, महान भारत का, विश्व गुरु भारत का, शांति प्रिय भारत का इन्होंने नक्शा बनाया। परंतु एक प्रश्न यह नहीं पूछा गया था, एक बार प्रश्न थोड़ा घुमा करके पूछ लिया गया था एसएससी के एग्जाम में। वो प्रश्न क्या पूछा गया था कि भारत के मानचित्र को सर्वप्रथम विश्व के मानचित्र पर किसने प्रदर्शित किया था। तो आप लोग नीचे हेडिंग डालकर लिख लीजिएगा कि भारत के मानचित्र को विश्व के मानचित्र में टालमी महोदय ने सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था या प्रदर्शित किया था। ठीक है, ये लिख लिया होगा आपने। अब हम चलते हैं कि आखिरकार भूगोल विषय को कितनी मुख्य रूप से, ऐसी तो बहुत कुछ किताबों में बहुत सारी शाखाओं के बारे में, उन्हीं जो सब शाखाएं होती हैं, सब ब्रांचेस होती हैं, उन्हीं को कुछ किताबों में क्या कहकर दे दिया है कि ये मेन शाखाएं हैं। जबकि अब आप हेडिंग डाल लीजिएगा या साइड हेडिंग डाल लीजिएगा कि भूगोल विषय की शाखाएं या भूगोल को शाखाएं। तो इसकी या ब्रांचेस ऑफ जियोग्राफी ये भी डाल सकते हैं। तो भूगोल विषय को मुख्य रूप से दो शाखाओं में विभाजित किया गया है। पहली तो शाखा है भौतिक भूगोल या फिजिकल जियोग्राफी, भौतिक भूगोल। दूसरी है मानव भूगोल, ह्यूमन जियोग्राफी। मानव भूगोल, ह्यूमन जियोग्राफी। अब हम इसमें जान लेते हैं कि भौतिक भूगोल के पिता कौन है या फिर मानव भूगोल के पिता कौन है। तो भौतिक भूगोल के पिता हैं पोलियोडोनियस या फिर पॉलीडोनियस। कहीं कहीं इसमें क्या नाम लिखा मिलता है हमें, इरेटास्थनीज महोदय का भी नाम मिल जाता है कुछ किताबों में। वो क्या है अभी हम समझते हैं उसकी अवधारणा या कॉन्सेप्ट को। और मानव भूगोल के पिता कौन है? मानव भूगोल के पिता हैं फ्रेडरिक रेटजेल। फ्रेडरिक रेटजेल मानव भूगोल के पिता क्यों हैं? क्योंकि फ्रेडरिक रेटजेल
फ्रेडरिक रेट जेल महोदय ने क्या किया था, इन्होंने एक किताब लिखी थी एंथ्रोपोजियोग्राफी। और एंथ्रोपोजियोग्राफी का अर्थ क्या होता है, मानव का अध्ययन। इसलिए इन्होंने मानव के अध्ययन के बारे में किताब लिखी, इसलिए इनको मानव भूगोल का पिता कहा जाता है। दूसरी बात ये कि जो भौतिक भूगोल के पिता में दो नाम क्यों आ रहे हैं, तो इसमें क्या है कि यदि आप मैं बता दूं कि जो इरेटास्थनीज महोदय थे, इन्होंने भौतिक भूगोल के अंतर्गत जिस हम 3 चीजों का अध्ययन करते हैं सबसे पहले, तो उसमें से एक चीज का जो क्लाइमेटोलॉजी है या जलवायु विज्ञान है, उसका अध्ययन के बारे में उसके बारे में अवधारणा सर्वप्रथम इरेटास्थनीज महोदय ने प्रस्तुत की थी। और उसी जलवायु विज्ञान को हम किसमें पढ़ते हैं, भौतिक भूगोल के अंतर्गत पढ़ते हैं। इसलिए कुछ किताबों में या कुछ भूगोलवेत्ताओं के द्वारा इरेटास्थनीज को ही भौतिक भूगोल का पिता मान लिया गया है, जबकि इसकी अन्य शाखाओं के बारे में या अन्य भागों के बारे में पोलिडोनियस महोदय ने प्रस्तुत किया था। यदि प्रश्न पूछा जाता है कि भौतिक भूगोल के पिता कौन है और दोनों ऑप्शन रहते हैं, तो हमेशा लगाना है पोलिडोनियस। और यदि ऑप्शन में पोलिडोनियस महोदय का नाम नहीं रहता है, तो हमें फिर क्या लगाना है, इरेटास्थनीज। समझ आ गया होगा। फिर इसमें हम देख लेते हैं कि हम इनके अंतर्गत किन किन चीजों का या किन किन का भौतिक भूगोल में किसका अध्ययन करते हैं, अर्थात फिजिकल जियोग्राफी में हम किसका अध्ययन करते हैं और ह्यूमन जियोग्राफी में हम किसका अध्ययन करते हैं। तो इसके अंतर्गत हम 3 चीजों का अध्ययन करते हैं। सबसे पहला है भू आकृति विज्ञान। फिजिकल जियोग्राफी के अंतर्गत हम 3 चीजों का अध्ययन करते हैं। पहला है भू आकृति विज्ञान, दूसरा है जलवायु विज्ञान अर्थात क्लाइमेटोलॉजी, और तीसरा है और सबसे अच्छी चीजें हैं कि हम समुद्र विज्ञान का भी अध्ययन भौतिक भूगोल के अंतर्गत ही करते हैं, अर्थात ओशियोनोलॉजी, भू आकृति विज्ञान। इसी प्रकार से हम मानव भूगोल के अंतर्गत भी 3 चीजों का अध्ययन करते हैं, मुख्य रूप से जनसांख्यिकी अर्थात डेमोग्राफी, दूसरा संस्कृति अर्थात कल्चर, इसके अंदर तीसरी चीज का हम करते हैं आर्थिकी अर्थात इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था। हमने अध्ययन किया कि जियोग्राफी को 2 भागों में विभाजित किया गया है। इसकी 2 शाखाएं हैं। पहली शाखा ये है भौतिक भूगोल, दूसरी शाखा है मानव भूगोल। भौतिक भूगोल के पिता हैं पोलिडोनियस या इरेटास्थनीज, जबकि मानव भूगोल के पिता हैं फ्रेडरिक रेट जेल। हम भौतिक भूगोल के अंतर्गत भू आकृति विज्ञान का अध्ययन करते हैं, जलवायु विज्ञान का अध्ययन करते हैं और समुद्र विज्ञान का अध्ययन करते हैं, जबकि मानव भूगोल के अंतर्गत जनसांख्यिकी का अध्ययन करते हैं, संस्कृति अर्थात कल्चर का अध्ययन करते हैं और आर्थिकी अर्थात इकोनॉमी का अध्ययन करते हैं। आशा है आप लोगों को ये टॉपिक समझ आया होगा। अब हम जानेंगे, आप हेडिंग डाल लीजिए कि भूगोल को अध्ययन की दृष्टि से कितने भागों में विभाजित किया जाता है। भूगोल का विभाजन अध्ययन की दृष्टि से, सामान्यतः हम लोग अध्ययन की दृष्टि से भूगोल को 3 भागों में विभाजित करते हैं। सामान्यतः हम लोग भूगोल को अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहला भाग कौन है, विश्व भूगोल अर्थात वर्ल्ड जियोग्राफी। दूसरा है भारतीय भूगोल अर्थात इंडियन जियोग्राफी, और तीसरा है प्रादेशिक भूगोल अर्थात रीजनल जियोग्राफी, प्रादेशिक भूगोल। ठीक है साथियों, आप लोगों ने भी अक्सर कंपटीशन एग्जाम दिए होंगे और देखा होगा कि इन तीनों टॉपिकों में से विश्व भूगोल, भारतीय भूगोल और प्रादेशिक भूगोल में से भारतीय भूगोल से तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सर्वाधिक प्रश्न भारतीय भूगोल या इंडियन जियोग्राफी में से पूछे जाते हैं। इसलिए हम सबसे पहले इंडियन जियोग्राफी का ही अध्ययन करेंगे या भारतीय भूगोल का अध्ययन करेंगे, उसके बाद हम विश्व भूगोल का अध्ययन करेंगे और फिर हम प्रादेशिक भूगोल का अध्ययन करेंगे। प्रादेशिक भूगोल में क्या क्या आता है,
हमारे जितने भी किसी क्षेत्र विशेष का भूगोल होता है प्रादेशिक भूगोल, जबकि भारतीय भूगोल में हम भारत के बारे में अध्ययन करेंगे और विश्व भूगोल में संपूर्ण विश्व के बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसलिए आप मेन हेडिंग डाल लीजिए भारतीय भूगोल। अभी हम देख लेंगे कि भारतीय भूगोल में हम किन किन टॉपिक्स का और किन किन सब टॉपिक्स का भारतीय भूगोल के अंतर्गत अध्ययन करेंगे, उसका हम आज एक ओवरव्यू देख लेते हैं और फिर अगले जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे इंडियन ज्योग्राफी की। तो डाल लीजिएगा भारतीय भूगोल। भारतीय भूगोल, इसमें हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे भारत का सामान्य परिचय, इन इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। भारत का सामान्य परिचय। फिर हम इसके बाद हम इसी के अंतर्गत अध्ययन करेंगे, भारत का सामान्य परिचय के बाद हम अध्ययन करेंगे भारत का भौतिक विभाजन। फिर हम अध्ययन करेंगे तीसरे नंबर में भारत का अपवाह तंत्र और नदी घाटी परियोजनाएं। अपवाह तंत्र व नदी घाटी परियोजनाएं। फिर हम पढ़ लेंगे भारत की जलवायु। इसी के अंतर्गत एक प्रश्न, बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं भारत की मिट्टियां से, तो भारत की मिट्टियां पढ़ लेंगे। जब हम मिट्टियां पढ़ लेंगे तो फिर हम भारत में कृषि भी पढ़ लेंगे। इसी के अंतर्गत पशुपालन आता है, उससे भी हम भारत में कृषि के साथ ही पशुपालन का भी अध्ययन कर लेंगे। आप इसे नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम देखते हैं आगे। कृषि एवं भारत में कृषि एवं पशुपालन के बाद हम पढ़ेंगे भारत में वनस्पतियां या प्राकृतिक वनस्पतियां। फिर पढ़ लेंगे हम भारत में खनिज, कितने कितने खनिज हैं, सर्वाधिक प्रश्न भारत में क्या खनिज हैं। फिर उसके बाद हम पढ़ लेंगे भारत में ऊर्जा संसाधन क्या क्या है, ऊर्जा संसाधन के स्रोत क्या क्या हैं। तो भारत में ऊर्जा संसाधन के स्रोत या ऊर्जा संसाधन, फिर हम इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे उद्योग, कि भारत में कौन कौन से उद्योग धंधे संचालित हैं। उद्योग के बाद हम पढ़ेंगे भारत में परिवहन। उद्योग के बाद हम पढ़ेंगे भारत में परिवहन। फिर परिवहन के बाद हम पढ़ लेंगे भारत में जनजातियां, कि भारत में कितने प्रकार की जनजाति निवास करती हैं। जारवा जनजाति कहाँ निवास करती है, सोमपेन जनजाति कहाँ निवास करती है, गद्दी जनजाति कहाँ निवास करती है। यहाँ से लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं। जनजातियां। फिर जनसंख्या एक काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसे आईएमपी लगा लीजिएगा। भारत में जनसंख्या, तो जनसंख्या से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर जनसंख्या के बाद इन टॉपिक्स को पढ़ने के बाद इनके अंदर काफी सब टॉपिक्स हैं। जब हम इन टॉपिक्स का अध्ययन करेंगे तब उन सब टॉपिक्स को भी हम उसके अंतर्गत ले लेंगे। और फिर उसके बाद जो भी टॉपिक्स यदि छूट जाता है, जो भी सब टॉपिक्स यदि छूट जाता है, तो उसको हम कहाँ पर लेंगे, विविध के रूप में। तो उसे हम विविध के अंतर्गत अध्ययन कर लेंगे। साथियों, आशा है आपको यह वीडियो लेक्चर काफी पसंद आया होगा। अगले वीडियो लेक्चर में हम भारतीय भूगोल की कक्षाएं आरंभ करेंगे, जिसमें हम भारत का सामान्य परिचय पढ़ेंगे। इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।